वंदे मातरम, जय हिंद सभी को। हिंदी में जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन करा दिया गया था, परिचय करा दिया गया था कि क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह इससे क्वेश्चन आएंगे आदि जाना था। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी का उद्भव, या फिर हिंदी से जो हिंदी के विकास से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो हिंदी का उद्भव और इससे बनने वाले आदि प्रश्न, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हिंदी, और हिंदी में भी हिंदी का उद्भव। ठीक है, तो देखेंगे इससे ये क्या क्या इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं आदि। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, और संस्कृत में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और हम लोग 3 दिन हिंदी पढ़ा करेंगे और 3 दिन संस्कृत पढ़ा करेंगे। इस तरह से आपके हिंदी के भी और संस्कृत के भी सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे हिंदी जो है, जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द मूलतः अगर पूछा जाए, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? ये प्रश्न अभी 2019 के सुपर टैट में आया था। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, सभी लोग ज्यादातर संस्कृत कर देते, क्योंकि हिंदी का उद्गम जो हुआ है वो पाली प्राकृतिक होते हुए सीधा संस्कृत से हुआ है। तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जो हिंदी शब्द है ये भी संस्कृत भाषा का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो हिंदी शब्द है ये मूलतः किस भाषा से लिया गया है? तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, याद रखना, जो हिंदी शब्द है ये मूलतः किस भाषा से लिया गया? फारसी भाषा से लिया गया। तो आज से आप जानेंगे कि हिंदी खुद एक लैंग्वेज है, हिंदी स्वयं एक लैंग्वेज है, लेकिन जो एक भाषा है, जो एक लैंग्वेज है, वो शब्द अपनी ही भाषा का नहीं है। हिंदी शब्द जो है वो हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, ऐसा याद रखेंगे। तो हिंदी का जो उद्भव है, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है, तो जो हिंदी का उद्भव है ये और भी अन्य प्रकार की भाषाएं आई, जैसे पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के होते हुए, ऐसा लिखेंगे, पाली प्राकृत आदि भाषाओं से होते हुए सीधा कहां से हुआ उद्गम? सीधा संस्कृत भाषा से उद्गम हुआ है। कहां से हुआ है? संस्कृत भाषा से उद्गम हुआ। जब ऐसा पूछा जाए कि हिंदी भाषा का उद्गम कहां से हुआ है, तब आप बताएंगे कि संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का है, तब आपका आंसर होगा फारसी भाषा का। ठीक है, तो ऐसे ही जो हिंदी शब्द है, अगर इसका एक क्या कहें, ये क्रम बताया जाए कि ये किसके माध्यम से कब पाली हुई, कब प्राकृत हुई और कब ये हिंदी बन गई। तो सबसे पहले जो प्राचीन भाषा है, सब भाषाओं की जननी कहा जाता है, सबकी जननी कहा जाता, मतलब जो भी भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, उनका सभी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं। और संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी लगने लगेगी। तो सबसे प्राचीन या सबकी जननी कौन है? संस्कृत। तो सीधा है कि हिंदी की भी जननी यही होगी, और हिंदी का तो संस्कृत से सबसे ज्यादा संबंध है, सबसे ज्यादा रिलेशन है, सबसे ज्यादा मैच करती है। तो सबसे पहले क्या था? संस्कृत भाषा का उत्पन्न हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों के पास पाली भाषा आई। क्या भाषा आई? पाली भाषा आई। और ये जो पाली भाषा है ये बौद्ध धर्म के टाइम पे हुआ करती थी। जो बौद्ध धर्म लोग थे उनकी मुख्य भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो संस्कृत के बाद किसका जन्म हुआ? पाली का। पाली के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। पाली के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। जैसा कि बौद्ध धर्म की भाषा अगर पूछी जाए तो पाली, और जैन धर्म की भाषा पूछी जाए तो प्राकृत कहेंगे। जब जैन धर्म आया तो उन्होंने प्राकृत भाषा का निर्माण किया और अपने उपदेश, धर्म प्रचार प्रसार आदि प्राकृत भाषा में कराया। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई। उसके बाद क्या हुआ कि एक भाषा आ गई, इन दोनों की मिली हुई अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश
मतलब इन सब के शब्द मिक्सचर होते हुए एक अपभ्रंश भाषा बन गई, एक अपभ्रंश भाषा बन गई। और उसके बाद क्या हुआ कि इसी से एक संबंधित, मतलब इसका ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप कहेंगे, अब हट्ट भाषा आई। अगर ये यहाँ ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसका अपभ्रंश मुख्य शब्द होता है। कभी कभार अवहट्ट भी पूछ लेते तो अपभ्रंश के बाद इसी का थोड़ा सा बिगड़ा रूप अपहट्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सबसे बाद हिंदी का उद्गम हुआ, ठीक है, हिंदी का उद्गम हुआ। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसका क्रम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्रम पूछा जाए, तो सबसे पहले प्राचीन भाषा संस्कृत, फिर पाली भाषा आई, फिर इसके बाद प्राकृत भाषा आई, अपभ्रंश भाषा आई, अवहट्ट भाषा आई, और हिंदी भाषा आ गई। और आज हम लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं, आज हम लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो कैसी हिंदी है, वो मिश्रित हिंदी है। उसमें कई भाषा के शब्द समाहित हैं, आप देख पा रहे, उसमें काफी अंग्रेजी के भी वर्ड समाहित हैं, और ये जो हैं इनके भी, या फिर अदर दूसरी भाषा जैसे फारसी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी मिले हुए हैं। तो आपने देखा कि ये इसका जो क्रम है वो इसी तरह से, या शुरू के 3 पूछ ले या बाद के 3 पूछ ले, तो इस तरह से इसका क्रम होता है। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, अवहट्ट आई, हिंदी आई, और अब से हम लोग मिश्रित हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि पाली भाषा किस धर्म की भाषा है, या फिर ये इसमें मतलब पाली भाषा में किन्होंने उपदेश दिए, तब आप बताएंगे, तब आप बताएंगे कि पाली भाषा में ये बौद्ध धर्म की भाषा है, महात्मा बुद्ध ने इसमें उपचार दिए, ठीक है। और प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है, इसमें महावीर स्वामी ने इसमें उपदेश दिए, ठीक है। और अपभ्रंश भाषा आदि के अलग अलग भी कवि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इतना ही जानेंगे कि ये इतना ऐसा है, ठीक है। जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, ये संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, हम लोग जनरल सी जानकारी जानेंगे इसकी, कि इसका जो मूल तत्व हैं ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होते हैं। तो हिंदी संविधान के किस भाग में है, संविधान के भाग 17 में है। किस भाग में है, आपसे कहा जाए कि हिंदी का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में। और कहा जाए हिंदी संविधान के किस अनुसूची में है, क्या कहा जाए, किस अनुसूची में है, तब आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और भाग पूछा जाए तो भाग 17 में और अनुसूची 8वीं में हमारे हिंदी भाषा का वर्णन किया गया। और हिंदी के साथ साथ और भी जो भारत की 22 भाषाएं हैं संविधानिक, उनका सभी का वर्णन किया गया है, ठीक। अगर आपसे कहा जाए हिंदी का भाग तो 17 है, अनुसूची 8वीं है, लेकिन किस, कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है, या फिर कौन सा अनुच्छेद जो है वो मुख्यतः हिंदी के लिए माना जाता है, ठीक है। ऐसा अगर कहा जाए तो आप कहेंगे अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं, हिंदी के लिए बनाए गए हैं, 343 से 351 तक। तो आप जानेंगे जो 343 है, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, और ये जानेंगे कि इसका मुख्य जो 343 है ये मुख्यतः किस लिए, या फिर इसका जो है क्या इसमें बताया गया है। तो देखेंगे जो 343 है, तो इसमें कहा गया, अभी अनुच्छेद 343 की बात हो रही, किसकी, 343 की। इसमें बताया गया कि जो हिंदी है, हिंदी है, ये हमारी आधिकारिक भाषा होगी। कैसी भाषा होगी, आधिकारिक भाषा होगी और राजभाषा होगी, ठीक है। आप बताएंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, क्या कहा जाए, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो ज्यादातर बच्चे हिंदी सोचते हैं। तो जो हिंदी है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऐसा आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा भारत के पास नहीं है। अगर आपसे कहा जाए
मतलब उत्तर प्रदेश की या फिर अलग अलग प्रदेशों की राजकीय या राजभाषा क्या है, तब आप कहेंगे कि हिंदी, या फिर इसी को आधिकारिक भाषा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आधिकारिक भाषा। क्यों? क्योंकि ये एक अधिकार में, दस्तावेजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, इसलिए इसको आधिकारिक भाषा कहते हैं, और ऐसा 343 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे आप कि 343 बताया कि हिंदी राजभाषा है और आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। और अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी की लिपि क्या है, तो ये भी तो इसी अनुच्छेद में रहेगी। जो हिंदी राजभाषा है और इसकी लिपि भी इसी अनुच्छेद में रहेगी। और हिंदी की लिपि आप जानते हैं देवनागरी लिपि है, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन लिपि है, और इसी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी गई है। और आपको बताया संस्कृत भाषा पुरानी भी है, देवताओं की भाषा है, और जो देवनागरी में लिखी गई है, जब संस्कृत देवनागरी में लिखी गई है तो हिंदी देवनागरी में लिखी गई है, इसीलिए ये दोनों ज्यादातर इसका जो भी रूप होता है वो समान होता है। ठीक है, तो हिंदी की लिपि पूछी जाए देवनागरी, और ये कैसी भाषा है? ये आधिकारिक भाषा है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऐसा 343 अनुच्छेद बताया गया। और आगे सभी में कुछ कुछ ना कुछ ऐसा हिंदी के लिए वर्णन किया गया, ये आप संविधान में पढ़ेंगे। और अगला हम लास्ट वाला जानते हैं 351 अनुच्छेद। क्या जानते हैं? 351 अनुच्छेद। इसमें बताया गया है कि जो हिंदी भाषा है इसके विकास के लिए, इसका कैसे और अच्छा से अच्छा विकास किया जा सकता है, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। विकास के लिए निर्देश, जो भी हिंदी को अच्छे से मतलब मार्ग पर ले जाएगा या फिर हिंदी का उत्थान करेगा, इस तरह से ये 351 अनुच्छेद में बताया गया। ठीक, तो आपने जाना कि जो हिंदी है वो इसका मूलतः किस भाषा से है, या फिर उद्भव कैसे हुआ है, कहाँ इसका मुख्य जड़ था, किस भाषा से, और हिंदी को संविधान के किस भाग में रखा गया, अनुसूची में रखा गया, और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं। हिंदी का 343 अनुच्छेद कहता है कि हिंदी को एक राजभाषा का अधिकार दिया गया है, राजभाषा बनाया गया है, और आधिकारिक भाषा भी बनाया गया। और ये कब बनाया गया? ऐसा आपको बताया गया है कि जो हिंदी राजभाषा होगी, ऐसा बनाया गया है, यहाँ लिख दे रहे 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1949 को बनाया गया था। इसीलिए आप जानते हैं कि हमारा जो हिंदी दिवस होता है, क्या होता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये कैसा हिंदी दिवस है? ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछा जाए? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए या फिर लिख दिया जाए विश्व हिंदी दिवस। क्या लिख दिया जाए? विश्व हिंदी दिवस। ऐसा ज्यादा पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, जबकि अपना भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता। और ऐसा क्यों मनाया जाता? 14 सितंबर 1949 को हिंदी का राजभाषा का दर्जा मिला था, और ये इसको एक आधिकारिक भाषा बना दिया गया था। इसकी लिपि देवनागरी बनाई गई थी, तभी से इसको जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपने जानी हिंदी के बारे में, और अब आगे जानते हैं। ठीक, देखते हैं और आगे क्या क्या है। आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है, क्या पूछा जाए? केंद्रीय हिंदी निदेशालय
कहाँ स्थित है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और आपसे पूछा जाए कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में है, ये कब बना था? तो ये 1960 में बना था। कब बना था? 1960 में बना था। याद रखेंगे, केंद्रीय जो हमारा केंद्र का हिंदी निदेशालय मुख्यालय है, ये कहाँ बना? नई दिल्ली में। कब बना था? 1960 में। ठीक है, आगे देखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि जो पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन, लेकिन ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था। कैसा था? विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम था। तो ये कहाँ हुआ? ये तो हुआ, कहाँ हुआ? ये नागालैंड में हुआ। कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ। और कब हुआ? ये हुआ 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ वो नागालैंड में हुआ, 1975 ईस्वी में हुआ। जबकि हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और ये कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। आगे देखेंगे कि जो उसके बाद एक हिंदी सम्मेलन हुआ, तभी से जो वो देश है वो हिंदी राष्ट्र के नाम से जाने लगा। जैसे कि अगला जो विश्व सम्मेलन है, उसके बाद जो वाला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये कहाँ पे हुआ? हिंदी सम्मेलन। इसे याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका मॉरिशस में हुआ। कहाँ हुआ? मॉरिशस में हुआ। ठीक है, मॉरिशस में हुआ। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 2018 में। कब हुआ? 2018 में। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि जो अभी अभी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, यही ज्यादातर पूछा जाता है। ये कहाँ हुआ? ये मॉरिशस में। और कब हुआ? 2018 में। जब से ये यहाँ हिंदी सम्मेलन हुआ, और भी जो हिंदी के विकास हैं या फिर हिंदी के लिए जो उत्थान किए जाते, वो ज्यादातर मॉरिशस में किए जाते हैं। और मॉरिशस में आपका 90%, बल्कि 95, 98%, 100% लोग हिंदी बोलते हैं। इसीलिए मॉरिशस को क्या कहा जाता है? मॉरिशस को मतलब कि पूर्णतः हिंदी राष्ट्र कहा जाता है। पूर्णतः हिंदी राष्ट्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट में पूछा गया था कि इनमें से हिंदी राष्ट्र किसे कहा जाता, तो उसमें ऑप्शन मॉरिशस सही हुआ था। तो आप भी देखेंगे कि पूर्णतः हिंदी राष्ट्र आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मॉरिशस। ठीक है, क्योंकि यहाँ हिंदी के बहुत अच्छे सम्मेलन होते हैं और हिंदी के विकास के लिए बहुत अथक प्रयास किए जाते हैं, इसलिए इसे हिंदी राष्ट्र कहते हैं। भारत में भी हिंदी अधिकांश बोली जाती है, लेकिन मॉरिशस पूर्णतः हिंदी राष्ट्र है। ठीक, तो ये 3 चीजें हैं, आपको कब हुई और कहाँ हुई ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, आधुनिक पूर्णतः हिंदी राष्ट्र कौन सा होगा? मॉरिशस। और मॉरिशस की अगर राजधानी पूछी जाए तो पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, ऐसा आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, जो हिंदी के लिए रोमन लिपि है, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि अभी तो देवनागरी है। ठीक है, जो हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये देवनागरी लिपि का समर्थन किसने किया? हिंदी की देवनागरी लिपि का समर्थन किया। किसने किया? हिंदी की देवनागरी लिपि का समर्थन किया। ऐसा क्वेश्चन आप बना के लिखेंगे तो याद रखेंगे कि ये किया मौलाना। ये किसने किया? मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम ने। ठीक है, तो हिंदी के देवनागरी लिपि का समर्थन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम ने। ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए पूरे विश्व में सबसे मतलब ज्यादा भाषा कौन बोली जाती, विश्व में कौन सी भाषा का पहला स्थान है? विश्व में पहला स्थान तो आपको पता होगा, अधिकांश वर्तमान समय में क्या है कि अंग्रेजी भाषा ज्यादा बोली जाती है हर देश में। चाहे कहीं किसी भी देश में चले जाएं,
अगर आपको अंग्रेजी आती है तो वहां आप रहना पॉसिबल होता है, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से चीजों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए पूरे विश्व में दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान किस भाषा का है, तब आप बताएंगे चीनी भाषा है, ठीक है, चाइनीज भाषा है, या फिर दूसरी भाषा होती है मंदारिन भाषा। ठीक है, मंदारिन भाषा, इसका भी अधिकांशतः लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन चीनी का ज्यादातर माना जाता है, इसको बाद में प्रायोरिटी देंगे। और जो हिंदी है इसका पूरे विश्व में तीसरा स्थान माना जाता है, इसलिए मैंने आपको इससे दो बता दिए पहले, क्योंकि हिंदी का तीसरा स्थान था। अगर हिंदी का पहला होता तो ये बताने की जरूरत नहीं है। मान लो कि ऐसा पूछ लिया जाए, या तो इनसे क्रम पूछ लिया जा सकता है, या फिर हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, और इससे पहले मान लो फर्स्ट या सेकंड पूछ सकते हैं, तो सबसे पहला अंग्रेजी का है, जबकि पहले चीनी भाषा ज्यादा बोली जाती थी। पहले क्या थी, चीनी भाषा ज्यादा बोली जाती थी, लेकिन वर्तमान में अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा है, अंग्रेजी की महत्वता ज्यादा है, इसलिए पहला स्थान अंग्रेजी का हो गया, और दूसरा चीनी का, और तीसरा अपना हिंदी भाषा का है पूरे विश्व में। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा कि पूरे विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है, या फिर हिंदी के जो सम्मेलन है इस तरह से कहाँ कहाँ हुए। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द है, अभी मैंने बताया था हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का। हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, संस्कृत से सीधा। ठीक है, और बीच में और भी अन्य भाषाएं आई, लेकिन अगर आपसे कहा जाए जो हिंदी शब्द है, ये सबसे पहले, जो हिंदी शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया, किसी ने तो ऐसा मतलब कहा होगा कि हिंदी भी कोई शब्द होता है, ऐसे इस तरह से सभी शब्द का कोई ना कोई निर्माण करता है, तो हिंदी शब्द सबसे पहले दिया, ऐसा पूछ लिया जाए तब आप बताएंगे ये दिया, किसने दिया, कहाँ मिला, सरफुद्दीन के, ये इतिहास की बात है थोड़ी सी, सरफुद्दीन के जफरनामा में, जफरनामा में पहला, ये सबसे पहले हिंदी शब्द देखा गया था, तो वहीं से इसको ले लिया गया और इसे एक भाषा का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले ये मतलब किसने दिया, तो आप कहेंगे कि सरफुद्दीन ने, या फिर कहाँ मिला, ऐसा कहाँ मिला, तो कहेंगे सरफुद्दीन के जफरनामा में, जफरनामा। ठीक है, से ऐसा क्वेश्चन कर लो, हिंदी शब्द सबसे पहले कहाँ मिला। ठीक है, कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरफुद्दीन के जफरनामा से। तो किसने दिया होगा सबसे पहले, तो सरफुद्दीन ने ही इसको प्रयोग किया होगा अपने जफरनामा में, इसलिए वहां से जब और लोगों ने पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये एक लैंग्वेज, ये भाषा है, तो वहां से इन्होंने एक भाषा के रूप में इसको दर्जा दे दिया और इसका आगे प्रचार और प्रसार हो गया। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जाए कि जफरनामा में मिला, तो अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था हिंदी शब्द सबसे पहले, मतलब मिल तो यहाँ गया था, लेकिन फिर इसके बाद सबसे पहले प्रयोग किसने किया कि ये हिंदी भाषा हो सकती है, तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, ऐसा अगर पूछा जाए तो आपका इसका आंसर ये है, और यहाँ इसका आंसर है ईरानियों ने। किसने किया, ईरानियों ने। याद रखेंगे, आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट या सुपर टेट में, और याद रखना कि हम लोग टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें उसमें जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी सबसे पहले कहाँ से मिला, सरफुद्दीन के जफरनामा से हिंदी शब्द का जो मिल गया शब्द हमें। अब सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ईरानियों ने किया। ठीक है, किसने किया, ईरानियों ने किया। आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि अभी आपको बता दिया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारी हिंदी को आधिकारिक और जो ये राजभाषा है इसका दर्जा मिला था। ठीक, हिंदी दिवस 14 सितंबर,
14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस मैं फिर से लिख दे रही हूँ, विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आप कहेंगे 10 जनवरी। इस तरह से 2-4 बार लिखने से हमें चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो कोई है ही नहीं भारत की। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन सभी को पता होता कि इसके अलावा मातृभाषा होती है। मातृभाषा क्या होती है कि जो अपने पेरेंट्स से भाषा सीखे, ऐसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता। तो भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं? तो लगभग 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अधिकांशतः भारत के प्रदेशों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है, तो हिंदी भाषक प्रदेश यहाँ पे ज्यादा हैं। अदर भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार हिंदी भाषा का है। हिंदी के माध्यम से देख सकते हैं। तो इतना आपने जाना, इससे आगे हम लोग और जानते हैं। आगे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट के लिए आपके पास टाइम है। आगे देखेंगे हम लोग कि जो हिंदी भाषा है इसको भारत में किसने आगे बढ़ाया। तो आप देखेंगे कि जो हिंदी भाषा भारत में सर्वप्रथम किसने इसको आगे बढ़ाया, तो भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी। अब आप देख रहे हैं हिंदी है, लेकिन इसको भी आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेज अधिकारी को जाता है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी तो वो कौन से अधिकारी थे? वो अधिकारी थे जॉर्ज अब्राहम लिंकन नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे, अब्राहम ग्रियर्सन के अधिकारी थे, ग्रियर्सन। इन्होंने भारत में सबसे पहले हिंदी को एक उपभाषा के रूप में रखा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी को किस के रूप में रखा? उपभाषा के रूप में रखा। और इन्होंने इसको मतलब एक अपनी बुक लिखी, उसमें इसका जो भी इसका विकास संभव थे वो पूर्णतः विकास किए, और बाद में एक पूर्णतः ये भाषा के रूप में सामने आ गई, प्रस्तुत हो गई। तो इनकी कौन सी बुक थी? तो जॉर्ज अब्राहम की जो बुक थी, ये क्या थी? इनकी बुक थी, लिखेंगे इनकी बुक कौन सी थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी ये बुक थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पूरे भारत का सर्वे किया और देखा कि भारत में अधिकांश प्रदेशों में हिंदी बोली जा रही है, इसीलिए तो इन्होंने अपनी बुक लिख दी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको पहले उपभाषा के रूप में दर्शाया था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? हिंदी को पूर्णतः भाषा के रूप में दर्शाया। ठीक, हिंदी को किस भाषा में? पूर्णतः एक भाषा बनाया। जैसा कि आपको पता होता है कि कोई सबसे पहले बोली होती है जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसके बाद अगर उसका थोड़ा सा विस्तार हो जाए, किसी मतलब कि स्टेट आदि में बोली जाने लगे, तो वो उपभाषा बन जाती है। लेकिन अगर वो कोई राष्ट्र में बोली जाने लगे और उसका राष्ट्र के माध्यम से कविताएं लिखने लगे या गद्य पद में लिखे जाने लगे, कुछ कवियों के द्वारा प्रयोग किए जाने लगे, तो वो एक भाषा बन जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काम कर सकती है। तो सबसे पहले उपभाषा के रूप में दर्शाया था, लेकिन बाद में हिंदी को पूर्णतः भाषा के रूप में बताया इन्होंने। किसमें? अपनी बुक में ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का पूरा सर्वे के दौरान इन्हें जो भी प्राप्त हुआ कि अधिकांशतः प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी का कैसे और अधिक इसका विकास किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने क्या लिखा कि अपनी बुक में आदि
इस तरह से शब्द प्रयोग किया। आगे देखेंगे कि जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द है ये किसके माध्यम से बना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि भारत में सिंधु नदी सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? भारत में सिंधु नदी सभी जानते हैं। और क्या था कि इससे पहले जो ईरानी, मैंने बताया ईरानियों ने ये शब्द दिया, तो जो ईरानी थे वो सा को हा पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सा को हा पढ़ते थे। तो उन्हें पता चल गया कि भारत की प्रसिद्ध या फिर मानी जाने वाली जो नदी है वो सिंधु है। और आपको पता होगा सिंधु नदी के जो आसपास के स्टेट है, प्रदेश हैं, उन्हीं राज्यों में हिंदी ज्यादा बोली जाती है, उनको हिंदी भाषिक राज्य कहा जाता है। और जबकि दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, स्टेट हैं, उनमें थोड़ी सी हिंदी कम बोली जाती है, लेकिन बोली सभी जगह जाती है। तो वो क्या थे कि सिंधु नदी के आसपास उन्होंने देखा कि ये ज्यादा हिंदी बोल रहे, तो उन्होंने कहा ये इनकी जो भाषा है, जबकि सा को वो क्या बोलते थे? हा बोलते थे। तो उन्होंने कहा इनकी भाषा का नाम है हिंदू। क्या है? हिंदू। क्योंकि सा को हा बोलते थे, इसीलिए सबसे पहले वर्ड तो सिंधु था, लेकिन सा को हा बोलते थे, तो इससे उत्पन्न हो गया हिंदू। ठीक है। तो उन्होंने कहा हिंदू थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, इसके बाद इसको शब्द बना दिया हिंद। क्या बना दिया? हिंद। उन्होंने इनकी भाषा का नाम हिंद हो गया। सिंधु शब्द से हिंदू बना, इससे हिंद बन गया, और इससे इसको और थोड़ा सही रूप दे दिया गया, तो आपका भाषा का शब्द नाम बन गया हिंदी। ठीक है। तो वो क्रम उसका था कि कहाँ से उत्पन्न हुई, लेकिन शब्द जो है सबसे पहले सिंधु था, इसी से हिंदू बना, फिर हिंद बना और हिंदी बना। जबकि अपने भारत में तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नाम से नारा लगाया जाता कि हम, हिंदी हमारी भाषा है और हम हिंदू हैं या फिर हिंदुस्तान देश में रहते हैं। इस तरह से हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा भी लगाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या हुआ कि सबसे पहले हिंदू शब्द था, उससे हिंदू से, सॉरी, सिंधु शब्द से हिंदू बना, हिंद बना और हिंदी बन गया। जो हिंदी है, आप देखेंगे कि हिंदी है तो आपसे कहा जाए ये संस्कृत से किस तरह संबंधित है, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। संस्कृत भाषा की कैसी भाषा है? उत्तराधिकारी भाषा है। जैसे आपको पता होता है कि पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है। तो ऐसे ही ये सभी की जननी है, या फिर इसके बाद जो पूर्णतः महत्व किसका हो सकता है? वो हिंदी का हो सकता है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा मानी जाती है। या आपसे कहा जाए हिंदी का और हिंदी का संस्कृत से और क्या संबंध है, तो हिंदी को संस्कृत भाषा की बहन भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा की बहन भी कहा जाता है, भाषा की बहन। इसीलिए तो आपको बताया कि, क्या बताया कि अगर हम लोग संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आधे से ज्यादा जो भी चीजें होती हैं वो वहीं आ जाती हैं, और बहुत थोड़ा अंतर होता है जो हम बाद में सीख लेते हैं। इसीलिए हिंदी और संस्कृत का लगभग बहुत अच्छा रिश्ता है, अच्छी चीजें हैं, समान चीजें हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपने देख लिया कि हिंदू कैसे आया, आदि देख लिया। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी हमारी पहली राजभाषा है, लेकिन दूसरी राजभाषा भी आप भारत में है, दूसरी राजभाषा, तो ये कौन सी है और ये कब बनाई गई? दूसरी राजभाषा, भारत की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 1989 में। जबकि वो कब बनाई गई थी? वो आपको बनाई गई थी 1949 में। अभी मैंने बताया हिंदी राजभाषा कब बनाई गई? 1949 में। लेकिन आपकी दूसरी भी राजभाषा है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की दूसरी राजभाषा कौन है, तो उर्दू है। जबकि उर्दू हम लोग कम बोलते हैं, लेकिन इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये से कब स्वीकार किया गया? 1989 में, 1989 में। ठीक। तो इतना आपने जाना आपका आज की हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, आदि जो भी है। अब हम लोग हिंदी की बोलियां या फिर उपबोलियां या फिर उपभाषाएं आदि पढ़ेंगे, तो इससे बनने वाले जो भी हिंदी साहित्य का उद्भव का क्वेश्चन होंगे वो आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का जो बोलियां हैं या फिर हिंदी की उपभाषाएं। तो आज के लिए